आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। हमारी खुसूसी पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, कल तीसरे मरहले के तहत 15 रियासतों के 116 सीटों पर वोटिंग होनी है। दिल्ली में कांग्रेस ने 6 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। 6 में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। उधर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए अपने बयान पर अफसोस जताया है। वहीं मधुबनी में अली अशरफ फातमी के नाम वापस लेने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। उधर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने जयाप्रदा पर मुतनाज़ा बयान दिया है। इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको वाकिफ कराते हैं, बाखबर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन एक्सप्रेस। दिल्ली में कांग्रेस आप इत्तेहाद के इम्कानात खत्म हो गए हैं। कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, शिमाल मशरक दिल्ली से शीला दीक्षित, मशरक दिल्ली से अरविंद सिंह लवली और इंतखाबी मैदान में हैं। नई दिल्ली से अजय माकन, शिमाल मगरबी दिल्ली से राजेश लल्लुठिया और मगरबी दिल्ली से महाबल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। और वहीं शिमाल मशरकी दिल्ली से कांग्रेस के जरिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद शीला दीक्षित ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। शीला दीक्षित हमारे साथ हैं और आज कांग्रेस ने अपने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मैम, आपके सामने जो है वो मनोज तिवारी है। किस तरह से किया जाएगा कैंपेन की शुरुआत, किस तरह की रहेगी आपकी? अब जब शुरुआत करूंगी तब आपको पता चल जाएगा क्या रहेगा। जैसे आप हमेशा ये कहती रहती हैं कि काम बोलता है, दिल्ली में जो 15 साल आपने काम किया है वो बोलता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी है। इस त्रिकोणीय मुकाबले को किस तरह से आप लोग काउंटर करने वाले हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में और इस तरह की पॉलिटिक्स में मुकाबला करना ही पड़ता है और हम अपनी तरह से जब शुरू करेंगे, हम कल परसों तक पेपर चले जाएंगे, उसके बाद हम अपना कैंपेन शुरू करेंगे। तो जो बातें हमें कहनी है, खासकर वो जो हम 15 साल में कांग्रेस ने काम दिल्ली में किया, उसका हम लोगों को याद दिलाएंगे और जो केंद्र ने काम किया था जब वो सरकार में थी, उसकी भी याददाश्त दिलाएंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह वगैरह ने। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सोनिया जी ने, राहुल जी ने मेरे पर विश्वास रखा और मैं बेस्ट अपना फाइट करूँगी और मुझे यकीन है और विश्वास है कि जीत कर आऊँगी। चांदनी चौक से भी आपका नाम चल रहा था, सीट की अदला बदली, जेपी अग्रवाल का नाम वहाँ से चल रहा था। नहीं, देखिए, चल रहा था, ये बात आप सही कह रही हैं, लेकिन अब यहाँ से मैंने 1998 में यहाँ से चुनाव लड़ा था, तो जहाँ से शुरू किया था अपना करियर, पॉलिटिकल करियर दिल्ली का, वहीं वापस आ गई हूँ। मुझे इसलिए बहुत खुशी है। चलिए, धन्यवाद। तो साफ तौर पर शीला दीक्षित जी का कहना कि जिस तरह से आज 6 उम्मीदवारों पर कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है, कहीं ना कहीं राजनीति की शुरुआत जहां से की थी, आज वहीं पर खड़ी हूं और निश्चित तौर पर जीत हासिल करूंगी। कैमरा पर्सन सत्य प्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल को चांदनी चौक से उम्मीदवार बनाया गया है। न्यूज 18 के नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जेपी अग्रवाल से खास बातचीत की। अग्रवाल ने अपनी जीत का दावा भी किया। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ जेपी अग्रवाल हैं, चांदनी चौक से इस बार उम्मीदवार होंगे। सर, सीट बदल दी गई, कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी जो दिल्ली में उम्मीदवार है वो दिल्ली में काम करता है और 1 साल से नहीं कर रहा, सालों से कर रहे हैं लगातार। तो हमारे लिए कोई मोहल्ला, कोई चीज़ अछूती नहीं है और हम उनके साथ हमेशा जुड़े रहें। पहले नाम चल रहा था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, अब चांदनी चौक आए हैं, किस तरह का समीकरण रहेगा? अच्छा रहेगा सर। मैं तो यहाँ मेरा जन्म ही चांदनी चौक का हुआ है और चांदनी चौक से मैं 6 लोकसभा भी लड़ा हूँ, 1 बार कॉरपोरेशन रहा, 3 बार पार्लियामेंट में रहा। तो एक अच्छा सफ़र रहा है, लोगों से दोस्ती है, भाईचारा है, अच्छा रिश्ता है चांदनी चौक से। लेकिन आपका मुकाबला, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी एक ऐसे उम्मीदवार को उतारा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते हो, लेकिन पार्टी को लोग जानते हैं। मुझे लगता है पार्टी के हिसाब से ही दोनों को जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली का जो 5 साल के अंदर दुर्गति करी है इन्होंने, लोगों को आंसुओं से रुलाया है, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो या डेवलपमेंट के काम हो।
बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नई फहरिस्त जारी की है, जिसमें दिल्ली के 4 लीडरान शामिल हैं। दिल्ली बीजेपी सदर मनोज तिवारी, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश भदौरी और प्रवेश वर्मा ने आज दिल्ली से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी ने शिमाल मशरकी दिल्ली से मनोज तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया। न्यूज 18 की नुमाइंदा रचना ने मनोज तिवारी से खास बातचीत की। मनोज तिवारी एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट से नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। उनका रोड शो है, आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो उनके समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हम मनोज जी से ही बात करेंगे। मनोज जी क्या कहेंगे? सर हो गया है, ऑन कर लो एक बार। सर आज आप अपना नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जन जन के लिए मोदी का काफिला है और इसे दूर तक जाना है। जिन लोगों ने दुर्दशा की है दिल्ली की, उनको मुंह की खाना है। सर आपके सामने शीला दीक्षित है, इसी सीट से है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? कितनी टक्कर, मुकाबला कितना कड़ा देख रहे हैं? शीला दीक्षित जी ही तो इस दिल्ली की दुर्दशा की कारण है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में नीलकांत जी एक बार आप अगर 2015 के पहले आई होती तो आपको दिखता कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की स्थिति क्या थी। पहली बार यहाँ सेंट्रल स्कूल बना, पहली बार यहाँ एलिवेटेड रोड बन रही है, पहली बार यहाँ पे सिग्नेचर ब्रिज का शुभारंभ हुआ, पहली बार यहाँ पे मेट्रो आई। जो 15 साल शीला जी रही तब भी नहीं आई। अब होगा न्याय, अब होगा न्याय और दिल्ली की जनता इन सब लोगों को सजा दे चुकी है। अब तो हमारी लड़ाई दिल्ली की सिर्फ दुर्दशा से। सर तो लड़ाई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? न आपसे है न कांग्रेस से है। आप और कांग्रेस तो साफ है, हमारी लड़ाई दिल्ली की दुर्दशा से। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि हमारी लड़ाई दिल्ली की दुर्दशा से। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ में रचना, न्यूज 18 दिल्ली। और आइए रचना हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रचना, जिस तरह से आपने बातचीत की मनोज तिवारी से, आज काफी गहमा गहमी देखने को मिली। दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला एक तरह से है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। कैसा दिलचस्प रहेगा मुकाबला? दिल्ली इस बार क्या कुछ रंग दिखाएगी? रचना, देखिए, जिस तरीके से आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने नॉर्थ ईस्ट से अपना नामांकन किया है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिलीप पांडे ने भी आज अपना नामांकन किया है, कल कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित अपना नामांकन करेंगी, तो कह सकते हैं कि इस बार जो इलेक्शन है वो काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके साथ ही अभी कांग्रेस की तरफ से सातों जो सांसद है, 6 सांसद उतार दिए गए हैं मैदान में, 1 सांसद अभी बाकी बचे हैं। अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की जो चर्चाएं चल रही थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थमती नजर आ रही है, लेकिन 1% ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अभी भी गठबंधन कर सकते हैं। इस तरीके के आसार भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से 1 उम्मीदवार अभी उतारना बाकी रह गया है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो 3 उम्मीदवार अभी यहाँ पर बाकी रह गए हैं। तो जो यहाँ पर मुकाबला है वो काफी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं खुद को ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि जो उनके कैंडिडेट हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले इतने ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही जो गठबंधन की बात थी उसको लेकर भी जो उनकी इतनी ज्यादा जग हंसाई वाली बात अगर हम कहें वो होती नजर यहाँ पर आई, तो उसका असर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही अब जो त्रिकोणीय मुकाबला है वो इस इलेक्शन में लोकसभा 2019 में देखने के लिए मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी और कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित के बीच में मुकाबला होता नजर आ रहा है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष वर्षित प्रदेश अध्यक्ष के बीच में ये मुकाबला नजर आ रहा है। इसके साथ ही जो तमाम और सीटें हैं वहां पर भी काफी ज्यादा रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है। तो देखना होगा कि किस तरीके से नई नई चीजें सामने निकल कर आती हैं आने वाले समय में। जो रचना, एक चीज और है, आम आदमी पार्टी ने इत्तेहाद को लेकर, गठबंधन को लेकर बात कही थी कि आम आदमी पार्टी ने काफी जो है इंतजार किया, बहुत सी चीजों को माना भी था कांग्रेस की, और यह भी कहा आम आदमी पार्टी ने कि कांग्रेस को चाहिए कि मुल्क में जिस तरह से उसकी हालत है और उसकी जो ताकत है स्टेट्स में, अपनी ताकत और अपने काम के हिसाब से सीट तय होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का मानना है कि हमारी ताकत, हमारी सीटें यहां ज्यादा है, हमारा काम है, इसलिए हमें सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए। सीट को लेकर जो खींचातानी हुई है, तो क्या एक सीट
पर अभी भी उम्मीद की जा रही है कि यहां पर एक सीट पर बातचीत हो। क्या पहले से एक ही सीट पर यह झगड़ा चल रहा था? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात अगर हम करें तो जो सीट का फॉर्मूला था 4-3 का फॉर्मूला लेकर आम आदमी पार्टी चल रही थी, यानी कि 4 सीटें आम आदमी अपने अपने रखना चाहती थी और 3 सीट वो कांग्रेस को देना चाहती थी। लेकिन जब ये बात नहीं बनी, कांग्रेस शुरू से ही कह रही थी कि हम सिर्फ दिल्ली में ही गठबंधन चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की कुछ और भी शर्तें थी। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी वो गठबंधन चाहते थे। 33 सीटों से ये गठबंधन की बात शुरू हुई थी, जो कि 18 पर पहुंच गई, लेकिन उसके बाद भी बात बनती नजर नहीं आई। अब ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से साउथ दिल्ली की सीट अभी कांग्रेस ने घोषित नहीं की है, तो हो सकता है कि यहां पर 1% और उम्मीद बनी हो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर तीनों ही पार्टी के उम्मीदवार देखें तो सबसे ज्यादा कमजोर उम्मीदवार यहां पर आम आदमी पार्टी के नजर आ रहे हैं। चूंकि 15 साल पहले ही शीला दीक्षित दिल्ली में राज कर चुकी हैं, उन्होंने जो अपने उम्मीदवारों को उतारा है, तो वो उम्मीदवार पूरी दिल्ली उन्हें जानती है, कहीं ना कहीं स्ट्रांग पोजीशन में है। इसके साथ ही जो बीजेपी की बात करें, 4 कैंडिडेट उतारे हैं, वो सारे सिटिंग एमपीज हैं जो कि पहले से थे, तो वो भी अपनी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गठबंधन पर जोर दे रही थी, तो अब ये साफ जरूर आ रहा है नजर कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही थी, इसीलिए वो ये गठबंधन चाहती थी। त्रिकोणीय मुकाबला अब यहां पर होगा। तो जिस तरीके से विधानसभा में जो कांग्रेस का वोट अब आम आदमी पार्टी की तरफ आया था, लेकिन अब चूंकि कांग्रेस ने अपने सारे उम्मीदवार उतारे हैं, तो यहां वोट बढ़ता नजर जरूर आएगा, जिसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को यहां पर दिखाई देता नजर आ रहा है। रचना, एक चीज और जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी जहां पर माइनॉरिटीज की बात करती है, 6 के नाम जारी कर दिए गए हैं, एक भी उसमें नाम मुस्लिम नुमाइंदे का या माइनॉरिटीज को लेकर नहीं दिखाई दिया है। हालांकि दिल्ली में उसके पास माइनॉरिटी लीडर हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से माइनॉरिटी लीडर्स की आपने बात की, और ये एक लेटर भी भेजा गया था आला कमान को कि मुस्लिम चेहरा जरूर उतारा जाए। हारून यूसुफ की बात चल रही थी, लेकिन हारून यूसुफ का नाम लिस्ट से गायब है। तो ऐसे में अब क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस बना रही है, ये देखने वाली चीज होगी, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम उम्मीदवारी को लेकर लगातार कयास किए जा रहे थे कि कोई ना कोई एक मुस्लिम चेहरा होना चाहिए, लेकिन जो उम्मीदवार अभी उतारे गए हैं उसमें कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। हारून यूसुफ की उम्मीद जरूर की जा रही थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनका भी नाम इस लिस्ट से गायब है। तो हो सकता है कि जो कांग्रेस की एक लिस्ट है उसमें या तो ये मुस्लिम चेहरा उतारेंगे या फिर किस तरीके की रणनीति है, ये कांग्रेस आगे आने वाले समय में देखेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रचना इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली का आपने पूरा सर्वे करा दिया एक तरह से कि त्रिकोणीय मुकाबला, सिरखुई मुकाबला दिल्ली में इस बार देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। अदाकार राजपाल यादव कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं। लोकसभा उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर राजपाल कांग्रेस से नाराज हो गए। राजपाल यादव मशरकी दिल्ली से कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, अब वो अपनी सरसंभू पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। राजपाल यादव कल पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। वो शिमाल मशरकी दिल्ली से मैदान में उतरेंगे। चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल गांधी ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने कहा कि जोश में बयान दे दिया गया था। आपको बता दें कि राहुल ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि चौकीदार चोर है। मीनाक्षी लेखी ने राहुल के इस बयान पर अदालत से रुजू किया था। और हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने इसकी तफसीली जानकारी दी है। मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में राहुल गांधी ने यह माना कि उन्होंने जो बयान दिया था उस बयान से उन्हें खेद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने याचिका में और अपने जवाब में उन्होंने ये भी कहा, चूंकि चुनाव प्रचार जोरों पर था और उनके द्वारा दिया गया यह बयान उत्तेजना में दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी लेखी ने राफेल विवाद के मामले में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर एक अवमानना याचिका दाखिल किया था।
जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनका जवाब मांगा था। और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी मंशा कभी नहीं रही कि वो कोर्ट की अवमानना करें, चूंकि उस समय चुनावी माहौल था, चुनाव प्रचार था और राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया था और उस फैसले में उत्तेजना में आकर राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनके बयान को उनके विरोधियों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। फिलहाल राहुल गांधी ने अपना जवाब दाखिल करके अपने दिए गए उस बयान पर अफसोस जताया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कल इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि राहुल गांधी के ऊपर आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाया जाए या ना चलाया जाए। लेकिन राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने अपने दिए गए बयान पर खेद जताया है। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। और इस सिलसिले में अर्जी गुजार मीनाक्षी लेखी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। के मामले में राहुल गांधी ने अपने उस बयान पर खेद जताया है, यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि जो बयान उन्होंने दिया वो उन्होंने गलती से दिया और ये चीजें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही है। मीनाक्षी लेखी ने एक अवमानना याचिका दाखिल की थी। मैम, एक जीत कही जाए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मान ली गलती। देखिए, मैं हार जीत से ज्यादा कोई कोर्ट कचहरी की साथ बदसलूकी करे तो कहीं ना कहीं वो वकील वाला जज्बा आ जाता है और लगता है कि ये गलत है और कोर्ट की अवमानना का अधिकार किसी के पास नहीं है, क्योंकि आज देश चल रहा है, हर संस्थान की अपनी अहमियत है और हर संवैधानिक संस्थान की अहमियत को सामने रखते हुए कोर्ट कचहरी की जो अवमानना का मामला है वो बड़ा सीरियस इशू होता है। मैम, पूरी कांग्रेस पार्टी अगर माने तो यही कहती आई है कि चौकीदार चोर है, चौकीदार, लेकिन अब उसके अध्यक्ष ही ये कह रहे हैं कि हम खेद व्यक्त करते हैं अपने इस बयान पर, यानी ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो बयान दिया वो गलती से दिया, उत्तेजना में आके दिया। नहीं, वो उत्तेजना का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये जानबूझकर दिया गया बयान था, क्योंकि ये लोगों को गुमराह करने के लिए बयान दिया गया था, ये कोर्ट पे प्रेशर डालने के लिए बयान दिया गया था। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है वो पक्ष ये है कि जो भी आप गाली गलौज कर रहे हैं वो एक अलग विषय है। कोर्ट को घसीटना, संवैधानिक संस्थानों के ऊपर निशाना बनाना, उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी राजनीतिक बात करना, भाई आप कहते रहिए चौकीदार चोर है, हम कहते रहेंगे खानदान चोर है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने खेद जताया है अपने उस बयान पर, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि मीनाक्षी लेखी ने जो अवमानना याचिका दाखिल किया है उस अवमानना पर क्या राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा चलता है या नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने राफेल मामले पर अपने उस बयान पर खेद जताया है, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी यह मानता है कि चौकीदार चोर हैं। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। साबिक आरजेडी लीडर अली अशरफ फातमी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अली अशरफ फातमी ने अपना नाम वापस ले लिया है। आरजेडी से नाराज होकर हाल ही में पार्टी छोड़ी थी फातमी ने बीएसपी के चुनाव निशान पर मधुबनी से पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। फातमी का नाम वापस लेने से आजाद उम्मीदवार शकील अहमद को फायदा हो सकता है। अब एनडीए के उम्मीदवार अशोक यादव और शकील अहमद के बीच सीधी टक्कर होगी। और हमारे नुमाइंदे मधुबनी से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से खबर आई कि फातमी ने पर्चा नाम वापस ले लिया है, सीधी बात है शकील अहमद को फायदे की उम्मीद भी की जा रही है, लेकिन वापस लिया निकले नाराजगी आखिर चल क्या रहा है बिहार में? देखिए, ये सीधे तौर पे इसका सीधा फायदा वो शकील अहमद को होगा, क्योंकि अली अशरफ फातमी ने जब नामांकन दाखिल किया था उसके ठीक बाद शकील अहमद ने भी नामांकन दाखिल किया था। ऐसी परिस्थिति में इसका सीधा फायदा महागठबंधन के उम्मीदवार या फिर एनडीए को होने वाला था। इसको भांपकर अली अशरफ फातमी ने ये नामांकन अपना वापस लिया है, ताकि जो एक खास समुदाय का, जो मुस्लिम समुदाय का वोट है वो न बटे और ये कम से कम ये सारा जो वोट है वो ट्रांसफर होकर ये शकील अहमद को जाए। और ये सूत्रों के हवाले से इस बात की पूरे पुख्ते तौर पे ये कह सकते हैं कि जो फातमी है ये शकील अहमद के रिक्वेस्ट पर ही उन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। और इससे नुकसान न सिर्फ एनडीए बल्कि जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं इन दोनों को हो सकता है, क्योंकि अब जो लड़ाई होगी वो एनडीए और जो शकील अहमद है इनके बीच में सीधी टक्कर होगी। क्योंकि फातमी के बैठ जाने के बाद, उनके नामांकन वापस लेने के बाद ये जरूर है कि जो फातमी के सपोर्टर है, यानी कि जो उनके
वोटर या उनके पक्ष में जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो सीधे तौर पर शकील अहमद को सपोर्ट करेंगे। इससे यानी कि साफ लगता है ये फायदा शकील अहमद को जाएगा और कहीं ना कहीं उन्होंने जो कन्विंस करने की कोशिश की थी उसके मद्देनजर जो है अली अशरफ फातमी ने ये फैसला लिया है। अमित, अगर हम बात करें जिस तरह से फातमी ने अपना नाम वापस लिया है, बीएसपी का क्या रुख है? क्योंकि बीएसपी के जरिए उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया था, तो बीएसपी के तरफ से क्या कोई रद्देमल आया है, कोई रिएक्शन? देखिए अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है और, लेकिन जो खबरें यानी ये फैसला सीधे तौर पर फातमी ने अपने तौर पर किया है कि वो नाम वापस लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। शकील अहमद के साथ के कैंपेन भी करेंगे फातमी? देखिए अभी इस बात की जानकारी उन्होंने नहीं दी है, लेकिन शकील अहमद से जब हमने फोन पे बात की और हमने कहा कि इस तरह की खबर आ रही है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छे संकेत है। अगर ये चाहता है कि मधुबनी का भला हो और ऐसे में वो कोई बड़ा फैसला लेता है तो वो स्वागत करते हैं। तो आप समझिए किस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग है। और खुद फातमी भी न्यूज 18 पर जब बोल रहे थे उन्होंने लाइव एक्सक्लूसिवली, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि वोट का बंटवारा हो और इसका सीधा फायदा एनडीए या फिर महागठबंधन के उम्मीदवार को हो। तो आप साफ लगता है कि अंदर में एक बड़ी डील हुई है और एक समझौता हुआ है जिसके तहत फातमी ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। और जाहिर है ये कितना फायदा पहुंचाता है, ये जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन नतीजे जब वोट होगा उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब पता चल पाएगा कि वाकई में इनके फैसले से इनके नामांकन वापस लेने का कितना फायदा शकील अहमद को हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल शकील अहमद को पहले पायदान पर एक तरह से पहली जीत इसे कहा जाए, लेकिन जनता क्या फैसला करेगी आगे देखा जाएगा। राजस्थान के उदयपुर आपको सीधे लिए चलते हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। आया था तो यहां बने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के दर्शन करने भी गया था। इस केंद्र में बहुत विस्तार से दिखाया गया है कि वो और उनके सेना नायक भीलू राणा कैसे दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते थे। भाई और बहनों, हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी ये कहते हैं कि मोदी को राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, आतंकवाद की इस चुनाव में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों में आ जाने वाला कोई और हो सकता है, मोदी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए मोदी सही रास्ते पे हैं? दिशा सही है? इरादे सही हैं? कोशिश सही है? पूरा विश्वास है आपको? आतंकवाद पर मोदी प्रहार कर रहा है, ठीक है ना? खुश है ना आप लोग? कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने अमेठी में अवामी रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, साथ ही न्याय स्कीम के ताल्लुक से वजाहत की। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए सुनिए। हम न्याय योजना देंगे, इसके पीछे दो सोच। पहली सोच न्याय। नरेंद्र मोदी ने 15 लोगों को लाखों करोड़ रुपए दिया, हम 5 करोड़ लोगों को लाखों करोड़ रुपए देंगे। न्याय। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया और उसका असर आप लोगों को मालूम है। आपके जेब में से पैसा निकला,
अर्थव्यवस्था सिस्टम में से, इकोनॉमी में से पैसा निकला, उन चोरों के हाथ गया, उन चोरों ने पैसा विदेश पहुंचाया। मगर आपके जेब में से जैसे पैसा निकला, आप लोगों ने माल खरीदना बंद किया। कोई शर्ट खरीदता था, कोई पैंट खरीदता था, कोई जूता खरीदता था, आपने बंद किया। जैसे ही आपने माल खरीदना बंद किया, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों ने माल बनाना बंद किया, फैक्ट्रियों के मालिक ने युवाओं से कहा, देखिए अब आपकी यहां कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्ट्री बंद है। बेरोजगारी बढ़ी। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में, चौकीदार का काम। 27,000 युवाओं 24 घंटे में, हर 24 घंटे, अगर आप आज सुबह देखें और फिर कल सुबह देखें, घड़ी को 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान में 27,000 युवाओं ने रोजगार खोया, हर 24 घंटे में। नरेंद्र मोदी ने कहा 2 करोड़ को रोजगार दूंगा, उल्टा 27,000 24 घंटे में खोते हैं। अब हम न्याय योजना लागू करेंगे। जैसे ही आपके जेब में पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट में जैसे ही पैसा जाएगा, 6,000 रुपए 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में, 72,000 रुपए साल के, आप लोग माल खरीदना शुरू करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, जूता खरीदेगा, कोई टी शर्ट खरीदेगा, कोई चश्मा खरीदेगा, कोई कैमरा खरीदेगा, जो भी आप खरीदेंगे, जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करोगे, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां माल बनाना शुरू करेंगी। जैसे ही फैक्ट्रियां चालू होंगी, हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। तिलोई का, अमेठी का, रायबरेली का, उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का फायदा होगा। और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रायबरेली में लोगों से मुलाकात की और मौजूदा हुकूमत पर सख्त तनकीद की। मेरे परिवार के एक एक सदस्य को पूरा एहसास है कि आप हैं बनाने वाले, कि जो सत्ता है वो आपने दी है, प्रेम आपने दिया है, हमें नेता बनाने वाले आप हैं। इस तरह का जो अपमान कर रहे हैं ना आपके साथ, कि आपके क्षेत्र में आकर जूते बांटे, नहीं चलेगा दीदी, यहाँ कुछ इनको आप सिखाइए, इनको आप सिखाइए कि अमेठी और रायबरेली के लोग अपना सम्मान करते हैं, किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। भीख मांगेंगे तो वो आए आपके सामने, वो मांगे भीख वोटों की, वो मांगे भीख वोटों की। तो आप समझ लीजिए कि इस चुनाव में क्या हो रहा है, चाहे अमेठी में, चाहे पूरे देश में। झूठ, जनता को गुमराह करने के तरीके और एकदम एक ऐसा प्रचार जो असलियत से दूर है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही हूँ मैं, इस तरफ, अपनी तरफ में, ईस्ट में, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, दुख, पीड़ा, दर्द, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, कहीं किसान मुझे रो रो के कह रहा है कि मुझे अपने खेत बचाने हैं, कि पूरी रात में बैठता हूँ क्योंकि आवारा पशु खाया जा रहा है मेरा खेत। भदोई में जाती हूँ, भदोई में गई, वहाँ कालीन वाले बुनकर बताने लगे कि जीएसटी की वजह से इतनी मार है उन पे, इतनी पीड़ा में छोटे छोटे तमाम उद्योग बंद हो गए, दुकानदार पीड़ित, नौजवान सड़क, हर चौराहे पे मिलता है मुझे, हर चौराहे पे नौजवान मिलता है। एक ऐसा नहीं मिलता जो कहता है कि इन 5 सालों में मुझे रोजगार मिला, मैं खुश हूँ। कितने रोजगार घटे आपको मालूम है कि 50 लाख रोजगार घटे हैं, उन्हीं लोगों ने घटाए हैं जिन्होंने आपसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल बना के देंगे आपको। बेगूसराय से लोकसभा उम्मीदवार कन्हैया कुमार के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। कन्हैया समेत 12 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। कन्हैया के अलावा तकरीबन 100 अफराद के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि रोड शो के दौरान कन्हैया हामियों पर मारपीट का इल्जाम लगा है। कल कन्हैया कुमार को काला झंडा दिखाने के बाद मारपीट हुई थी।
और पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर रोक फिलहाल बरकरार रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट फिल्म साजों की अर्जी पर जुमे को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो रिपोर्ट की एक कॉपी अर्जी गुजार को दे। कांग्रेस सदर राहुल गांधी से न्यूज 18 ने खास गुफ्तगू की। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए सुनिए। राहुल गांधी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और मिलते हुए पब्लिक जा रहे हैं। देखना होगा कि आखिर राहुल गांधी किस तरह लोगों से बात कर रहे हैं और क्या बताने की कोशिश करते हैं, क्या जताने की कोशिश करते हैं। भैया क्या कहें? नमस्कार। नमस्कार, कैसे आप? नमस्कार। देखिए, मैंने पहले बोला कि नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए चौकीदार ने डायरेक्ट चोरी करके अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में डाले, सीधा। ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है, आप इंटरनेट पे जाइए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि हिंदू, ये सुनिए, चौकीदार अली और बजरंगबली का मसला चला है। नहीं, देखिए, आप मोदी जी से सवाल पूछिए कि उन्होंने जो अनिल अंबानी की चौकीदारी की है वो क्यों की, उसका उनको क्या फायदा मिला, और 30,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने एयरफोर्स से चोरी किए वो वापस कब आएंगे? तो आपने देखा कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर बात किया और कहा कि सीधे जो आरोप लगाए राफेल पर लगाए, 30,000 करोड़ पर लगाए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब जनता समझ चुकी है, फैसला वो करेगी। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अमेठी। और कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने फिर पीएम मोदी को चैलेंज किया है। उन्होंने पीएम मोदी को बदउनवानी पर बहस करने का चैलेंज दिया है। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, रेसकोर्स रोड में कहीं भी भ्रष्टाचार पे मुझसे 15 मिनट डिबेट कर लें। भ्रष्टाचार पे ओपन डिबेट, एक मैं हूंगा, एक नरेंद्र मोदी होंगे, बात करेंगे, 15 मिनट बात होगी। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सामने अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी आइए, चैलेंज उठाइए, आइए भ्रष्टाचार पे बात करते हैं। सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ठहरिए, नरेंद्र मोदी जी डरो मत, चौकीदार। और अब सीधा लिए चलते हैं आपको राजस्थान। पीएम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं अवामी रैली से। पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके हक, आपके मान सम्मान, आपकी पहचान पर ये मोदी कोई संकट नहीं आने देगा। साथियों, हमारी सरकार देश के हर उस नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो अब तक पीछे रह गया। भाई और बहनों, हमारे गाड़िये, कुमार, बंजारा ऐसे गुमन समुदाय आजादी के इतने सालों के बाद ये पहली मोदी सरकार ऐसी आई है, उन्होंने गुमन समाज के लिए एक अलग वेलफेयर बोर्ड बना करके उनकी सुख सुविधा की चिंता की है। भाइयों, लगातार जगह बदलने की वजह से इन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अब इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। भाई और बहनों, एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए आप सभी को कमल के फूल के सामने बटन दबाने के लिए मैं प्रार्थना करने आया हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप कमल के फूल के सामने जब बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इतना बड़ा देश, दुनिया के अंदर भारत का रुतबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया में भारत का मान सम्मान और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए?
इसके लिए देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश मजबूत बनाने के लिए सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं? मजबूत सरकार के लिए चौकीदार भी तो मजबूत चाहिए, और चौकीदार मजबूत तब बनता है जब 125 करोड़ देशवासी चौकीदार के साथ खड़े होते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरे साथ एक संकल्प लीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके, और मेरे बोलने के बाद आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? और आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में अकलियतों की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा वादा किया है। मुस्लिम तबके को 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा का ओहदा देने का वादा किया है, लेकिन कांग्रेस के इस वादे को रियासत के दानिश्वर और सियासी तज्ज़िया निगार कुछ इस तरह देख रहे हैं कि तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने इस मर्तबा सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार रिजवान अरशद को पार्लिमानी इंतखाबात में टिकट दिया है। रियासत में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है। हर इलेक्शन में कांग्रेस 2 या 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को नुमाइंदगी दिया करती थी। कांग्रेस की क्या मजबूरियां रही होंगी ये कांग्रेस के बड़े लीडर ही जाने, लेकिन पार्टी के इस फैसले पर रियासत के मुसलमानों और ईसाइयों में सख्त नाराजगी देखने को मिली है। कि सिद्धरामैया साहब ने खुद मुझे बोला है, दिनेश गुंडूराव साहब ने भी मुझे बोला है और दूसरे लीडरों को भी बोला है कि अगर पार्लियामेंट के लिए सीट देने में नाकाम रहे तो 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा मुसलमान को जो भी पहले आने वाला है अब उसमें से देंगे। लेकिन रियासत के दानिश्वर और तज्जिया निगार कहते हैं कि बंद कमरों में किए गए वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा वादा किया गया है तो अब तक किसी रियासती लीडर ने मीडिया में बयान क्यों नहीं दिया? कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने अकलियतों से क्यों गुफ्तगू नहीं की? स्टेट लीडर्स भी बोलना, उनका टॉप लीडर जो है राहुल गांधी, हाँ मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है, मैं उसको ठीक करता हूँ बोल के बोलना, तो तब कुछ बात बन सकती है। नहीं तो इनको है ना बोल के भेजें, तुम्हें जाको समझाओ बोल के, उनको रखनी सोचे मुसलमानों को है ना लीडरशिप के वास्ते में उनके खराब टाइम के अंदर जब मुसलमानों पर जुल्म होता है उस वक्त है ना उनको इस्तेमाल कर को मुसलमानों का गुस्सा ठंडा करने को से। देखिए, जब तक के बात इनके वादे पब्लिक में नहीं आते, जैसे आप लोग बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपने वो वादा किया नहीं किया, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, इसके बाद जो करते हैं ना, इसी तरह के इनका भी एक वादा है, ऐसे पानी में चला जाएगा। ये मुसलमानों को ख्वाब गफलत में नहीं रहना चाहिए कि कांग्रेस आ जाएगी तो उनको ये दे देंगे। ये भी हो सकता है कोई चॉकलेट ही हो, क्योंकि उनको वोट लेना है माइनॉरिटीज़ के। उन्होंने वादे किए हैं, लेकिन वादे पर कितना पूरा उतरेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहां तक बीजेपी के सवाल है, मुस्लिम दानिश्वर कहते हैं कि अकलियतों को टिकट देने की बात तो दूर, बीजेपी ने अकलियतों का मजाक उड़ाया है। बीजेपी के लीडर येशुरप्पा का मुतनाज़ा बयान कई दिनों तक सुर्खियों में रहा है। बहरहाल इंतखाबात के मौसम में वादों की बारिश होती है। क्या सही क्या गलत, क्या सच क्या झूठ, इसका फैसला तो आवाम ही को करना पड़ता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। कर्नाटक की 14 सीटों पर कल पोलिंग होनी है। इसमें सबसे अहम सीट गुलबर्गा की मानी जा रही है। हल्का लोकसभा गुलबर्गा से आउट गोइंग लोकसभा में कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में हैं, जिनका मुकाबला साबिक कांग्रेसी बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर उमेश जाधव से है। देखिए ये रिपोर्ट। हल्का लोकसभा गुलबर्गा के कांग्रेसी उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे का हल्का इंतखाब होने की वजह से कौमी सतह पर मौजूए बहस बन चुका है। मौजूदा मरहले में हल्का लोकसभा गुलबर्गा को हाई प्रोफाइल हल्का तस्वुर किया जा रहा है। यहाँ पर रास मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ही है। साल 2009 में एससी रिजर्व होने के बाद से गुज़िश्ता 2 मियादों से मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से मुंतखब होते आ रहे हैं। पहली बार साल 2009 में खड़गे ने सिर्फ 13,000 वोटों के मामूली फर्क से जीत हासिल की, जबकि 2014 में 73,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। गुलबर्गा के रिजर्व सीट पे मोदी लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूं, तुम्हारा बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहा है। उससे पूछो गुलबर्गा के लिए उन्होंने क्या किया और बीजेपी के पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी गुलबर्गा के लिए क्या किया उसका
मैं मेरे 5 साल जो मिनिस्टर था, मैंने जो किया मैं उसका हिसाब देता हूँ। इस बार बीजेपी ने खरगे के मुकाबले बागी कांग्रेसी लीडर डॉक्टर उमेश जाधव को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर उमेश जाधव ने मार्च में कांग्रेसी एमएलए की हैसियत से इस्तीफा देकर पीएम नरेंद्र मोदी की गुलबर्गा रैली के मौके पर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। उमेश जाधव साल 2013 और 18 में कांग्रेस के टिकट पर हल्का असेंबली चिंचोली से मुंतखब हुए थे। बताया जाता है कि काबीना में जगह न मिलने से नाराज होकर जाधव ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। गुलबर्गा के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा एक रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या तो एक फैक्ट्री, अग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, अनंत कुमार साहब ने उसको एक प्रपोजल दिया था। अनंत कुमार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर, यहाँ पे एक अग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यहाँ पे वो पहला वो हमारा टारगेट रहेगा और सबसे ज़्यादा हम लोगों के साथ रोज रहेंगे। उनके जो भी समस्या है हम वो उनका सॉल्व करेंगे और उनके साथ रहेंगे। हम कोई दिल्ली पॉलिटिशियन नहीं होंगे, हम गली के पॉलिटिशियन होंगे। हल्का लोकसभा गुलबर्गा के इलेक्शन को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और खरगे के दरमियान मुकाबला तस्वुर किया जा रहा है। बताया जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह कांग्रेसी लीडर मल्लिकार्जुन खरगे को शिकस्त देने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। दोनों पार्टियां हल्का लोकसभा गुलबर्गा को वकार का मसला बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस सदर राहुल गांधी और पीएम मोदी दोनों ही गुलबर्गा का दौरा भी कर चुके हैं। सियासी मुबस्सिरीन की अगर माने तो उनके मुताबिक इस बार खरगे को माजी के मुकाबले मुकाबला सख्त है। खरगे के कई साबिक रुफ़का आज बीजेपी खेमे में जमा हो चुके हैं, जिनमें साबिक वज़रा मालिक के गुत्तेदार बाबू राव, एबी मलिक रेड्डी काबिले जिक्र हैं और ये तमाम मल्लिकार्जुन खरगे से सियासी इंतकाम लेने के फिराक में भी नजर आ रहे हैं। यानी पूरे 16 इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ एक बार कामयाबी मिली है। इस बार बहुत ज़्यादा कोशिशें बीजेपी की हैं कि किसी तरह इस हल्के पे कब्जा किया जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि गुलबर्गा का वोटर जो आम तौर पे सेकुलर है वो बीजेपी के किसी फिरका वाराना बहकावे में आएगा। आदाद-ओ-शुमार का अगर जायजा लिया जाए तो हल्का लोकसभा गुलबर्गा में 8 असेंबली हल्के आते हैं, जिनमें कुल वोटर्स की तादाद तकरीबन 19,21,000 है। बात अगर कास्ट इक्वेशन की जाए तो यहाँ पर लिंगायत वोट 25 से 30% यानी तकरीबन 6 लाख के आसपास है, जिसे बीजेपी हामी तस्लीम किया जाता है। एससी राइट विंग वोटों की तादाद 3 लाख बताई जाती है, जिसे खरगे हामी तस्वुर किया जाता है। वहीं एससी लेफ्ट विंग वोटर्स की तादाद भी 3 लाख के आसपास है। एससी लेफ्ट विंग के वोट कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान तकसीम होने का खदशा है। वहीं कोली समाज के वोट भी दोनों पार्टियों के दरमियान तकसीम हो सकते हैं। बंजारा समाज की अगर बात की जाए तो बंजारा समाज के वोट भी दोनों पार्टियों में तकसीम हो सकते हैं और ऐसे में अक़लियती वोटर्स फैसला कुन मौक़िफ़ में नजर आ रहे हैं। पार्लिमानी हल्के गुलबर्गा में मुसलमानों की 20% आबादी है। लगभग जितने वोटर्स हैं उसके मैं समझता हूँ 5 लाख के करीब मुसलमान वोटर्स हैं और हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से ताहाल मुसलमानों ने हमेशा अपना वोट सेकुलर जमात के हक़ में ही इस्तेमाल किया है और मुसलमानों के वोट यकीनन बहुत फ़ैसला कुन रहेंगे और मुसलमान जिस कैंडिडेट को, मेरे मुराद है इस मरतबा मुसलमान जिस कैंडिडेट को भी अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं वो कैंडिडेट यकीनन जीत कर आते हैं। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि मल्लिकार्जुन खरगे का ये 12वां इलेक्शन है। 1972 से वो अवामी जिंदगी में है। 47 वर्षों के इस लंबे सियासी करियर में खरगे ने अभी तक शिकस्त का मजा चखा नहीं है।
हल्के लोकसभा गुलबर्गा में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान रास्त मुकाबला है। अगर से बात बीजेपी की जाए तो बीजेपी यहां पर सिर्फ मोदी लहर के सहारे इंतखाबात लड़ना चाह रही है। वहीं बात अगर से खरगे की जाए तो मल्लिकार्जुन खरगे अपनी 10 साला परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड दिखाकर अवाम से वोट मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि ये गुलबर्गा की जनता या फिर मोदी लहर में वोट करेगी या फिर खरगे का रिपोर्ट कार्ड देखकर वोट डालेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर। मालेगांव कुल जमाती तंजीम के सरबराह मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी ने कहा कि शहीद हेमंत करकरे निहायत ईमानदार और मुहिब्बे वतन अफसर थे। इन्होंने जो जांच की थी वो बिल्कुल सही थी। अगर हेमंत करकरे कुछ और दिन जिंदा रहते तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तरफदारी करने वालों के चेहरे से नकाब उतार देते। कुल जमाती तंजीम ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान की भी मजम्मत करते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसे दोबारा जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। इल्जामात लगाए गए, दहशतगर्दों ने उस ईमानदार और दियानतदार एटीएस ऑफिसर को अपनी दहशतगर्दी का निशाना बनाया, क्योंकि अगर हेमंत करकरे चंद बरस और जी जाते तो वो सारी शक्तियां जो आज प्रज्ञा सिंह ठाकुर की पुष्टपनाही कर रही हैं, न सिर्फ ये कि पुष्टपनाही, उन्हें पार्लियामेंट में भेजने के लिए टिकट भी दे दिया है, वो सारी शक्तियां बेनकाब होती। हम इस बयान की और साध्वी प्रज्ञा सिंह की इंतहाई शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहरों भिवंडी, मुमरा और थाने से उलमाए कराम ने कहा कि मुस्लिम हलकों में वोटिंग का औसतन फीसद इंतहाई अफसोसनाक होने से हमारी जमहूरी ताकत मुंतशिर होकर रह जा रही है। इसलिए मुसलमान अपने वोट को खासकर ऐसे औकात में इंतहाई अहम समझें और वोटिंग फीसद बढ़ाने के लिए कोशिश करें। उनका मानना है कि सेकुलर उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर मुसलमानों को अपनी बातें ऐवान तक भेजने का ये इंतहाई अहम मौका है। कि वोट तो डालना चाहिए, हर मेंबर को, हर नुमाइंदे को वोटिंग में शिरकत करनी चाहिए। वो देश के साथ बहुत बड़ा ताउन है और हमारा हिंदुस्तानी होने का, शहरी होने का बहुत बड़ा सबूत है और हमारे जमहूरियत के इस्तेमाल का सबसे बड़ा, सबसे बेहतर मौका वही है कि हम अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट दें। इससे कतई नजर कि हम और पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटर्स को बेदार करने और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने तहरीक शुरू की है। भोपाल इकबाल मैदान से शुरू की गई तहरीक में जमीयत उलमा यूथ क्लब के कारकुनान ने पम्फलेट्स और बैनर लेकर न सिर्फ अवामी बेदारी पैदा की बल्कि राहगीरों को भी पम्फलेट्स तकसीम करके उनसे वोट जरूर डालने की गुजारिश की। जमीयत का मानना है कि जमहूरी मुल्क में इंतखाबात में जमहूरियत के जश्न के तौर पर होता है और ऐसे में हर शहरी का फर्ज है कि वो अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करके जमहूरियत को मजबूत बनाए। भोपाल के शहरियों ने भी जमीयत उलमा के इस इक़दाम की सताइश की। ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो वोट होता है वो ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसी से जो होता है हमें अच्छा और बुरा दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। तो लोगों के अंदर ये फिक्र पैदा करने की मुहिम चल रही है कि वोट आप ज़रूर डालें। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी सरकारें बने, अच्छे लोग चुनकर आएँ, तो इसके लिए वोट डालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में तशहीरी मुहिम खत्म हो चुकी है। जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने पोलिंग की तैयारियों के ताल्लुक से मालूमात फराहम करते हुए जानकारी दी कि पोलिंग बूथ पर मोबाइल ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसलिए कोई भी शख्स वोटिंग के दौरान अपने साथ मोबाइल न रखे। बसूरत दीगर मोबाइल मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के के 6 असेंबली हल्कों में जुमला 1900 पोलिंग बूथ पर रायदही का अमल अंजाम पाएगा। जिला कलेक्टर के मुताबिक पोस्टल वोट की भी सहूलत रहेगी। वाज़ेह है कि औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में 23 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं, लेकिन औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के में सेरुखी मुकाबले का इम्कान है। 23 अप्रैल को मतदान वोटिंग होने वाला है। इसमें औरंगाबाद पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी 19 और जालना पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी 18 का समावेश है। हमारी सभी वोटर से हमारी तरफ से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप मतदान करें, अपना हक जो है वो यहाँ पे निभाएं।
कुछ सवाल पूछे गए हैं कुछ मतदान केंद्र के ऊपर। इसके पहले ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पे मतदान केंद्र में मोबाइल के द्वारा फोटो खींचे गए, वीडियोग्राफी की गई। मतदान केंद्र में मोबाइल लेके जाना ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है एज पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट। इसमें जो है हमारी सभी से ये अपील रहेगी कि कोई भी ऐसी हरकत ना करे। अगर ऐसी हरकत की जाती है तो हम स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे, क्योंकि ये सीक्रेसी ऑफ वोटिंग का वायलेशन होता है। और रामपुर में अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार और एसपी लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने जयाप्रदा पर मुतनाज़ा बयान दिया है। अब्दुल्ला आजम खान ने जयाप्रदा को अनारकली बताया है। गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम खान ने जिस स्टेज से यह बयान दिया था उस स्टेज पर आजम खान भी मौजूद थे। अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे, अली भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे। हमें और जयाप्रदा ने अब्दुल्ला के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि उन लोगों की नजरों में खवातीन की इज्जत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसा बाप है वैसा बेटा निकला है। अब्दुल्ला से ये उम्मीद नहीं थी मुझे, क्योंकि वो मेरे सामने बड़ा हुआ है, बच्चा है। उनको जिस तरह का वो पढ़े लिखा इंसान है, पढ़े लिखा लड़का है, मैंने सोचा था कि आजम से हटके इनके जो कल्चर बढ़ेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा है। लेकिन और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम की तरफ से जयाप्रदा के बारे में दिए गए हालिया मुतनाज़ा बयान को बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार का एक अहम इशू बना लिया है। इलाहाबाद पार्लिमानी हल्के से बीजेपी की उम्मीदवार और रियासती वजीर रीता जोशी ने आजम खान के बयान को अखलाक से गिरा हुआ करार दिया है। और इलाहाबाद में रोड शो के दौरान रीता जोशी ने आजम खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खान के ज्यादातर बयानात लोगों को मुश्तइल करने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि जयाप्रदा के बारे में निहायत काबिल एतराज बयान देने के बाद आजम खान को सियासत से किनाराकश हो जाना चाहिए। गुजरात में कल तमाम 26 सीटों पर एक ही मरहले में वोटिंग होने वाली है। इलेक्शन कमीशन जहां हिंदुस्तान के तमाम लोगों से वोट करने की अपील कर रहा है, वहीं मुस्लिम तंजीम से वाबस्ता लोग भी मुसलमानों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं। इस सिलसिले में मालूमात देते हुए जमात इस्लामी हिंद के गुजरात यूनिट सदर शकील अहमद राजपूत ने कहा कि हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि हम चाहते हैं कि मुल्क में ऐसी हुकूमत बने जो हिंदुस्तान के बाहमी भाईचारे के फरोग के लिए काम करे। 2019 का जो इलेक्शन है वो बहुत अहम है और 2019 का इलेक्शन हमारे देश का भविष्य तय करने वाला है। इस पहलू से जमात इस्लामी ने भी इस पर गौर किया है। हम किसी पार्टी की तरफ नहीं जा रहे हैं। हमने ये देखा है कि जो कैंडिडेट भी फासिस्ट कुव्वतों को हरा सकता हो या जो कम्युनल फोर्सेस हैं जो हमारे मुल्क में नफ़रत और फैलाना चाहते हैं और भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसे कैंडिडेट को हराने की जो ताकत रख सकता हो उसको सपोर्ट करेंगे हम। और इलेक्शन एक्सप्रेस में फिलहाल आज इतना ही। आदाब।